हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज डेट है 12 मार्च और देखते हैं करंट अफेयर न्यूज़ में कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैपिंग की बात करें, देखो हमने नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, उसके बाद अफ्रीका, देन यूरोप, देन ऑस्ट्रेलिया, देन एशिया, हमने सारा मैपिंग पढ़ रखा है। ठीक है, अभी इंडिया की मैपिंग हम देख रहे हैं। इंडिया की मैपिंग में हमने स्टेट और उसकी कैपिटल्स देख रखी हैं। हम इंडिया को वो स्टेट देख रहे हैं जिनका विदेशी देशों के साथ क्या करती है, सीमाएँ लगती है, ये हम देख रहे हैं। तो आज इसका मैं लास्ट सेशन है ये, तो हम ये आज पूरा कर लेंगे। उसके अलावा जो हम अभी पूरा करेंगे उसके बाद मिट्टी और नदियाँ कौन सी कहाँ पे निकलती है, किस साइड गिरती है, वो देखेंगे। कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं कहाँ पे, ये देखेंगे। कौन से राज्य में कैसी चीज़ें होती हैं, तो एट इज़ जियोग्राफिकली आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ यहाँ पे मिलती है। तो कभी कभी क्या होता है कि मतलब अगर आपने मैपिंग अच्छे से की है तो आप जियोग्राफिक क्वेश्चन बड़े आराम से दे सकते हैं। तो उसको हम अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, तो अब देखो वेस्ट बंगाल की अगर बात करें हम, तो वेस्ट बंगाल देखो जो 3 देशों से लगा हुआ है, बांग्लादेश, भूटान और इधर नेपाल से। ठीक है, और ये है पूरा बांग्लादेश, सॉरी बांग्लादेश नहीं, वेस्ट बंगाल, ये पूरा वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल की सीमा देखोगे तो आप बांग्लादेश से लगी हुई है, भूटान से लगी हुई है और इधर नेपाल से लगी है। ठीक है, उसके साथ साथ राज्यों को भी अगर हम एक बार कंसिडर करना चाहें तो राज्यों को भी देख लेते हैं। अगर इधर ठीक है इसमें नहीं दिख रहा तो हम अलग से आज सेशन बस इतना रखते हैं। अपने जो देश है, ठीक है, कौन कौन से देशों से सीमाएँ लगती है वो देखते हैं। कल से हम राज्य पड़ोसी देश कौन से, राज्यों के कौन से पड़ोसी राज्य हैं वो देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगर असम को देखोगे तो असम देखो 2 राज्यों से लगता है, भूटान से लगता है और बांग्लादेश से लगता है। और अरुणाचल प्रदेश को देखोगे तो अरुणाचल प्रदेश भूटान से भी लगता है, चाइना से भी लगता है और म्यांमार से भी लगता है। ठीक है, उससे आगे बढ़ते हैं जस्ट, तो सिक्किम देखोगे तो सिक्किम भी 3 देशों से लगता है, इधर नेपाल से, इधर भूटान से, इधर चाइना से। तो 3 राज्य ऐसे हैं जो बेसिकली क्या है कि आपका 3 देशों से लगते हैं, जैसे वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड और मणिपुर बस म्यांमार से लगते हैं। मिजोरम की बात करें तो मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार से लगता है। त्रिपुरा बांग्लादेश से लगता है, मेघालय बांग्लादेश से लगता है। ठीक है, और उसके बाद आसाम की बात करें तो आसाम आपका बांग्लादेश और मेघालय से लगता है। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते तो जम्मू कश्मीर देखो 3 देशों से लगता है, इधर पाकिस्तान से, इधर चाइना से और इधर आपका अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान से हमारी 106 किलोमीटर की सीमा लगती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश चाइना से लगता है बॉर्डर, पंजाब का पाकिस्तान से, राजस्थान का आपका पाकिस्तान से, उत्तराखंड का आपका 2 से लगता है, इधर चाइना से, इधर नेपाल से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल से लगती है, राजस्थान की सीमा पाकिस्तान से लगती है और गुजरात की सीमा पाकिस्तान से लगती है। बिहार की सीमा आपकी लगती है नेपाल से। इतने 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 जो हमारे जो राज्य हैं इनकी सीमाएँ अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगती है। ठीक है, आगे बढ़ें तो समुद्री सीमाओं की बात करें तो तमिलनाडु की सीमा लगती है आपकी श्रीलंका से। ठीक है, समुद्री गल्फ ऑफ मन्नार, पाक खाड़ी इसको बोलते हैं। तो आप ये चीज़ याद रखिएगा, पाक खाड़ी नाम है और आपको लगेगा ऐसे कि जैसे हम पाकिस्तान की बातें कर रहे हैं, लेकिन नहीं, पाक खाड़ी याद रखिएगा श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में है। उसके अलावा देखेंगे तो मालदीव यहाँ पे है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप याद रखिएगा। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात कर रहे थे हम, तो उसमें भी देखो मैंने मेजरली बताया था आपको कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता, ये 3 चीज़ें जोड़ी गई थी अपने प्रस्तावना, जिसको प्रियम्बल बोलते हैं। ठीक है, तो कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी? 42nd संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको जोड़ा गया था। ठीक है, ये चीज़ें याद रखेंगे। जो देखो मेन इसमें तो बहुत कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बोलते हैं। ठीक है, इसको बोला जाता है कि छोटा संविधान संशोधन, मतलब एक तो बहुत ही बड़ा संविधान संशोधन हुआ है, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स जोड़े गए, बहुत सारे पॉइंट्स हटाए गए। लेकिन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है हम उसी को डिस्कस करेंगे। 10 मूल्य कर्तव्यों की बात की जाती है, अभी तो 11 हो गए। तो इसमें क्या है कि अनुच्छेद 51 क या 51A जोड़ा गया, जिसको भाग 4 क के नाम से भी हम जिसको जानते हैं। तो आप ये याद रखिए 10 हमारे मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, अभी 11 हैं, तो 11 मौलिक कर्तव्य टोटल हो गए हमारे। तो हमारी क्या क्या जिम्मेदारियाँ होती है, जब भारत का नागरिक होने पे आपकी जिम्मेदारी क्या है कि आप अपने झंडे का सम्मान करेंगे। ठीक है, और लोगों को गलत रास्ते पर जाने से रोकने की समझाएंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कही गई है। ठीक है, वो पॉलिटी का पार्ट हो जाता है, बट हमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पढ़ रहा था, आपको ये पता होना चाहिए। तो इसमें जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 1976 में, उसके तहत इसको जोड़ा गया था। उसके अलावा भी देखो बहुत सारी चीज़ें कही गई जो ऐड है, आपको बस एक बार पढ़ के रखना है। इसमें हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट है, मतलब इतना पूछ से कभी क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। अब ये मत कहिएगा सर पूछ लिया तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, जो एक पॉइंट और कहा गया जो इंपॉर्टेंट था, इसमें एक ये जोड़ा गया कि राष्ट्रपति जो है ना, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, जो उसका मंत्रिपरिषद होगा, जो कैबिनेट होगा, उसकी सलाह के अनुसार क्या करेगा, कार्य करेगा। तो जो राष्ट्रपति होगा वो बाध्य होगा प्रधानमंत्री और उसके मंत्री के जो मंत्रिपरिषद या कैबिनेट होता है उसकी सलाह पे कार्य करने के लिए। तो ये वर्ड इसमें जोड़ा गया था। तो ये 3 पॉइंट्स थे जो मेजरली आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, बाकी बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट थे उसमें, बट वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको एक बार पढ़ना था। रिवर सिस्टम की बात करें, देखो हमने अभी तक देख लिया इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र,
कावेरी, कृष्णा, आज हम देखने वाले हैं गोदावरी। तो लगभग देखो 6 रिवर पे हम आ गए हैं दोस्तों। उसके बाद 7वां आपका यहाँ पे आ जाएगा महानदी, देन आपका गोदावरी, सॉरी नर्मदा, तापी और लूनी। टोटल हम 10 रिवर्स देखेंगे जो मेजरली इंपॉर्टेंट है। तो आज हम देखने वाले गोदावरी नदी के बारे में। तो गोदावरी निकलती है दोस्तों त्र्यंबक की पहाड़ी, नासिक, महाराष्ट्र से। इसकी जो लेंथ है लगभग 1465 किलोमीटर है। मंजरी, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती, शबरी, प्राणहिता, ये इसकी इंपॉर्टेंट रिवर है, जो इंपॉर्टेंट सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, सहायक नदियाँ कैसे होती हैं, जैसे एक बड़ी नदी जा रही है तो उसको क्या है कि मतलब कुछ नदियाँ छोटी छोटी नदियाँ आकर मिलती हैं, जिसको हम बोलते हैं सहायक नदियाँ, जिसको ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। राइट, तो ये चीज़ याद रखिएगा, सहायक नदियाँ किसको बोलते हैं, तो ऐसा भी ना कुछ में कन्फ्यूज हो जाए। इसकी भी सहायक नदियाँ बहुत सारी होती हैं, जो सहायक नदियों की भी सहायक नदियाँ होती हैं। तो ये भी ऐसा कुछ नहीं कि उसको अलग से कुछ नाम बोलते हैं, उसको भी सहायक नदियाँ बोलते हैं, लेकिन जो नदी आती है उसकी सहायक नदी बोलते हैं, ना कि बड़ी वाली नदी की सहायक नदी बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अगर मैप में अगर हम देखें तो त्र्यंबक की पहाड़ियाँ यहाँ पे है, यहाँ से गोदावरी से निकलते हुए यहाँ पे आके कृष्णा नदी के पास में ही, ठीक है, कृष्णा नदी के पास में गोदावरी दोनों बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो याद रखिएगा ये ईस्ट साइड गिरती है, ना कि वेस्टर्न साइड। आपसे बहुत बार क्वेश्चन बन जाएगा कि ईस्टर्न साइड की नदियाँ, वेस्टर्न साइड की नदियाँ। देखो निकलती है वेस्ट से, लेकिन गिरती कहाँ पे, ईस्ट में। नर्मदा और तापी दो ही नदियाँ जो ईस्ट साइड आके गिरती है, मतलब अरब सागर में। ठीक है, पश्चिमी घाट में आके गिरती है, तो याद रखिएगा। अब इसकी अगर मैप में एक बार देखें तो देखो यहाँ से नदी निकलती है, ठीक है। उसके अलावा तेलंगाना और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे जब जाएंगे ना पे, तो यहाँ पे निजाम सागर डैम है। तो आपको याद रखना है कि गोदावरी नदी पे ही बना हुआ है निजाम सागर डैम। तो आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये निजाम सागर डैम। बहुत बार पूछे चल जाता है कि निजाम सागर डैम कहाँ, किस नदी पे बना हुआ है। तो किस आपको ऑप्शन ऐसे देगा, कृष्णा नदी दे देगा, गोदावरी नदी दे देगा, महानदी दे देगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों सारी नदियाँ आसपास हैं, तो आप इसमें आप डिफरेंस भी क्रिएट नहीं कर सकते। तो आपको याद करने के अलावा इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। तो याद रखिए कि निजाम सागर डैम कहाँ पे, गोदावरी पे। ठीक है, उसे कुछ सहायक नदियाँ यहाँ पे है, जैसे पेनगंगा, ये सब, वर्धा, देखो ना, वेनगंगा, ये तीनों नदियाँ मिलकर कौन सी नदी बनाती, प्राणहिता बनाती है। तब ये एक मेजर नदी हो जाती है। राइट, ऐसे ही दूधगंगा इसकी सहायक नदी है, इंद्रावती है, सबरी है, सिलेरू है, मनेर है, ठीक है, किन्नर स्वामी है, किन्नर स्वामी, तो ऐसे नदियाँ हैं। ठीक है, तो अब एक बार हम मैप में भी देखेंगे तो देखो, अगर हम देखें, देखो मैंने यहाँ पे सारी नदियाँ ऐड कर रखी, बाणगंगा, कड़वा, शिवना, पूर्ण, कदम, प्राणहिता, इंद्रावती, ताली, पेरू, सबरी। तो क्योंकि सारी नदियाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, मेजरली आपको कौन कौन सी याद रखनी है मैं आपको बता दे रहा हूँ। बाणगंगा याद रखना है, ठीक है, प्राणहिता याद रखना है, इंद्रावती याद रखना है, सबरी याद रखना है। ये 4 नदियाँ मेजरली आपको याद रखना है, लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, राइट ट्रिब्यूटरी की बात करें तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, मंजीरा याद रखना है, मनेर याद रखना है, और आपका किन्नेरा सानी याद रखना है। ठीक है, ये याद आपको इतनी नदियाँ याद रखनी है कि इसके लेफ्ट ट्रिब्यूटरी ऊपर वाली, देखो ऊपर वाली इधर से साइड की नदियाँ हैं, और नीचे जो मैंने लिख रखा है ईस्ट साइड की नदियाँ, इस साइड से लगती हैं। ठीक है, इसको हम राइट ट्रिब्यूटरी के नाम से जानते हैं। उसके अलावा मेजर सिटीज़ की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा कि नासिक इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो आपको ये बस याद रखना है, नासिक एक इसमें इंपॉर्टेंट शहर है। ठीक है, तो नासिक और त्र्यंबकेश्वर भी है, तो याद रखिए बस नासिक इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, कभी कभी हो जाता है कि पूछ लेता है कि मतलब कौन सी सिटीज़, अब ऐसे यूपीएससी में तो नहीं पूछता, अभी एसएससी वगैरह में पूछ लिया जाता है कि 4 सिटीज़ के नाम दे देगा, बोलेगा इसमें कौन सा है जो डिफरेंट है। 4 ऐसी नदियाँ रहेंगी जो सिटी से किनारे, मतलब नदी किनारे बसी होंगी, एक ऐसी नदी रहेगी जो सिटी से, मतलब नदी से दूर रहती है। ठीक है, तो वो भी चीज़ें आपको याद रखना है। बाकी किस किस स्टेट से इसका रिलेशन अगर बात करें दोस्तों, ये महाराष्ट्र से वो निकलती है, तेलंगाना से होते हुए छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के साथ अपना बॉर्डर, मतलब इसकी सीमाएं बनती हैं, या कॉचमेंट एरिया इसका कह सकते हैं आप। ठीक है, और लेंथ इसकी 1465 किलोमीटर के आसपास है। अब दूध पर इंडिया में सब्सिडी, मन में कैटरीना। अब देखो ये एक तरह से ट्रिक है, बट मैं ट्रिक सिखाता नहीं हूँ, नॉर्मली मैं कहता हूँ कि इसको याद ना करें, बस जिनको ट्रिक से याद करना है मैंने उनके लिए बस बता दिया। दूध से दूधगंगा, पर से प्राणहिता, इंडिया में इंद्रावती, सब से सबरी, सिलेरू, ठीक है, सीडी, मन में कैटरीना, सबके मन में कैटरीना है, तो ऐसे मंजरा, ठीक है, मनेर, उसके बाद आपका किन्नरा सानी। ठीक है, तो ये आप नदियाँ ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हैं, बट मैं ये कहता हूँ कि टेक्निकली याद रखेंगे, और जो आउटलाइनिंग मैप है ना उससे याद करने की कोशिश किया करिए। ठीक है, ऐसे लीवर बना के याद करिए कौन कौन सी इसकी सहायक नदियाँ राइट साइड से, कौन सी लेफ्ट साइड से, कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है, लेंथ कितनी है, कौन सा डैम है। इतने करेंगे काम आप, तो आपका सारा काम हो जाएगा। अब बात करते हैं इडुक्की की मरयूर गुड़ के बारे में। गुड़ क्या होता है, जिसको आप अगर यूपी में बात करें तो कुछ और भी नाम बोलते हैं, समथिंग भेली गुड़, समथिंग ऐसा कुछ बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ये शुगर कैन, मतलब गन्ने से ही बनता है ये। ठीक है, गांव में जो लोग गांव के होंगे, जो लोग गांव में पढ़ाई की होगी, गांव पे रहे होंगे, जिनका घर गांव में होगा, ये सारी चीज़ें इनको इन सारी चीज़ों से अवगत होंगे। ठीक है,
तो इसको जीआई टैग दिया गया है। दोस्तों केरल का मयूर गुड़ है जिसको भौगोलिक संकेतक, जिसका जीआई टैग दिया गया। जीआई टैग का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जीआई टैग आपको आप अब जीआई टैग दोस्तों आपको बस एक पहचान है कि एक वस्तु या उसका उत्पादन एक विशेष क्षेत्र में किया जाता है, या एक विशेष क्षेत्र का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। मतलब जैसे ही मैंने कह दिया कि मयूर गुड़ क्या है, तो अब मयूर गुड़ जैसे ही मैंने कह दिया तो आपको याद आएगा कहाँ पे है मिलता है, ये केरल में मिलता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कहाँ का ये जीआई टैग किसको दिया गया है। तो याद रखिए बस आपको जीआई टैग मयूर गुड़ कहाँ का है, केरल का है, इडुक्की का। बस इतने ही पॉइंट्स आपको याद रखना है। जीआई टैग का पर्पज़ क्या होता है कि देखो किसी विशेष स्थान में, किसी हम भौगोलिक स्थिति में जो किसान है या कोई भी पर्सन है जो कुछ यूनिक चीज़ें कर रहा है, ठीक है, उसको जीआई टैग देख के उसकी चीज़ों को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो होता क्या है कि इसके नाम पे लोग कहते हैं कि इडुक्की का गुड़ है, मयूर गुड़ है। मतलब अब होगा क्या कि मेरठ में जो गन्ना मतलब शुगर केन है या मशीन है वहाँ पे, वहाँ से गुड़ निकलेगा और कहेंगे कि ये वाला गुड़ यहाँ केरल से आ रहा है। तो उन चीज़ों को मतलब होता क्या है कि इन चीज़ों को रोकने के लिए मतलब होता, अब देखिए ऐसा नहीं है कि गुड़ वो ख़राब होता है, बट होता क्या है कि आप किसी और नाम से बेच रहे हो। मतलब होना चाहिए था केरल का, लेकिन आप मेरठ का गुड़ ला के आप कह रहे हो कि नहीं ये हम केरल से लेके आए हैं, तो वो चीज़ें सही नहीं है। जो आप जहाँ का है वहाँ से आपको उस नाम से बेचना चाहिए। तो इसलिए जीआई टैग मिलता है कि एटलीस्ट आप क्या करो, इसको एक अलग से पहचान दी जा सके और इसको बढ़ावा दे सके। तो जीआई टैग किन किन क्षेत्रों में नॉर्मली दिया जाता है ये भी याद रखिएगा। कृषि उत्पादन, प्राकृतिक वस्तुओं, निर्मित वस्तुओं की उनकी विशिष्ट गुणवत्ता के लिए भी जीआई टैग दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं सीआईएसएफ के बारे में। देखो मैंने कल भी आपको ऐड किया था, तो याद रखिए 25 साल को सिल्वर जुबली करते हैं, 50 साल को गोल्डन जुबली करते हैं, 100 ईयर को सेंचुरी करते हैं, डायमंड 60 साल को कहते हैं। सीआईएसएफ की बात करें तो देखो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसको सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स कहते हैं इसको, सॉरी मैंने सीआरपीएफ बोल दिया था। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स बोलते हैं सीआईएसएफ। इसको इसके नाम में इंडस्ट्री का सिंपल सा मतलब होता है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। इसका जो ये बना था दोस्तों, ये केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल 1968 के तहत बना हुआ था, जिसके अंतर्गत औद्योगिक इकाइयाँ या सरकारी अवसंरचना होती है, वहाँ पे लोगों की ड्यूटी लगती है। जैसे रिफाइनरी, मेट्रो रेल, प्रमुख बंदरगाह, औद्योगिक क्षेत्र, इन सारी जगहों पे क्या होती है, सीआईएसएफ के जवानों की ड्यूटी लगती है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि गृह मंत्रालय के अधीन है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाने का हाईली चांसेस होता है कि सीआईएसएफ किसके अधीन है, तो याद रखिएगा ये गृह मंत्रालय के अधीन है। ठीक है, उसके अलावा भारत के बहुत सारे और भी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं जिसको हम एक बार देख लेते हैं। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ, ठीक है, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ, भारत तिब्बत सीमा सुरक्षा बल, इंडो तिब्बत बॉर्डर या आईटीबीपी के नाम से आप लोग बहुत जानते होंगे। ठीक है, उसके अलावा आपका एसएसबी आता है। एसएसबी भी आपने नाम सुना होगा, सशस्त्र सीमा बल। ठीक है, सशस्त्र सीमा बल को हम एसएसबी के नाम से जानते हैं। आप लोग बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ ऐसे ही नाम से जानते होंगे, लेकिन आपको एटलीस्ट फुल फॉर्म भी इसके पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो भारत और अफ्रीका के बीच परियोजनाएं साझा मतलब कुछ समझौता हो रहा है, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जिस देश का इसमें नाम आया है आपको ये पता होना चाहिए। तो देखो इसमें नाम आया घाना गणराज्य का, गिनी गणराज्य। तो देखो मैपिंग मैंने करा रखा है, ये आपका काम बनता है कि आपको देखना है कि कहाँ पे है। फिर भी मैं आपको एक बार लोकेशन दिखा रहा हूँ, आपका काम है कि इसके पड़ोसी देश कौन कौन से वो आपको देखना है। घाना देखेंगे, ये घाना है और इसके बगल में यहाँ पे गिनी है। अब आपका काम है कि इसके पड़ोसी देश कौन कौन से है, कौन सी मेजर नदियां हैं इसकी, एक बार आपको जरूर देखना है। जैसे नाइजर यहाँ की नदी से, जैसे अगर घाना के गिनी की बात करें तो गिनी से नाइजर नदी होकर गुजरती है, तो आपको पता होगा नाइजर नदी किन किन देशों से गुजरती है, और आपको गिनी की कैपिटल क्या है, गिनी के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, ये आपको मैप में एटलस में खुद से कवर करना है। या तो गूगल मैप में आप जाइए, गिनी लिखिए या घाना लिखिए, आपको आराम से मिल जाएगा। ओरांग राष्ट्रीय उद्यान, तो ओरांग राष्ट्रीय उद्यान का देखो नाम राजीव गांधी ओरांग राष्ट्रीय उद्यान भी है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पे बसा हुआ है असम में। तो याद रखिएगा 1985 में इसको एक वन्य जीव अभयारण्य का तबका दिया गया, फिर उससे 1999 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया था। 2016 में 49th टाइगर रिजर्व भी उसको घोषित किया गया है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछ जाए कि मतलब ओरांग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है या ओरांग टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो याद रखिएगा असम में है। उसके अलावा देखो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात की जा रही है, तो ये भी याद रखिए कहाँ पे है, असम में है। उसके अलावा असम अरुणाचल प्रदेश के कामलांग टाइगर रिजर्व की बात की जाती है, तो 50वां अभी नवीनतम टाइगर रिजर्व इसको घोषित किया गया। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसके पूछे जाने के चांसेस आपके हिसाब से बहुत ज़्यादा है। मतलब दोस्तों ये यूपीएससी के मतलब ये चांसेस है कि हाईली कि ये पूछ सकता है कि आपका कामलांग टाइगर रिजर्व कहाँ पे है। तो आपको याद रखना है कामलांग टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो याद रखिएगा आपका अरुणाचल प्रदेश में, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
कृत्रिम वर्षा की बात कही जा रही है, तो अभी कर्नाटक गवर्नमेंट ने क्या सोचा है कि जो वर्षाएं, जब वर्षा कम होती है तो पानी का कमी हो जाती है, जिसके कारण कि हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ झेलनी पड़ जाती है। तो अभी कृत्रिम वर्षा परियोजना लेके आई है गवर्नमेंट, जिसके तहत कृत्रिम वर्षा कराई जाएगी लगभग 176 तालुकाओं में। तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कृत्रिम वर्षा के लिए क्या क्या जरूरी होता है। तो देखो, क्लाउड सीडिंग जिसको बोलते हैं, उसके लिए सिल्वर आयोडाइड या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया जाता है, उसका विमानों से छिड़काव किया जाता है, जो आसमान में बादल बनते हैं। ठीक है, जो मतलब उसमें पानी की बूंदें नहीं होती, बट उसको हम पानी के बूंदे में कन्वर्ट करने के लिए सिल्वर आयोडाइड के क्या करते हैं, उसमें वर्षा कराते हैं। ठीक है, या तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसके वर्षा कराने के बाद आपस में संघनित होते हैं, संघनित होने के बाद भारी बूंदों के रूप में कन्वर्ट होते हैं, उसके बाद ये वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरने लगते हैं। ऐसे होती है। देखो, ये सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव किया जाता है बादलों के ऊपर। ठीक है, जो बादल बनते हैं वेपर करने के लिए, ऐसे बादल बनते हैं जिसमें मतलब नमी नहीं होती, मतलब नमी बहुत कम होती है, बहुत ही कम मात्रा में होती है। लेकिन ये वर्षा, आप देखो वर्षा के लिए अनुकूल है कि नहीं है, ये जो मौसम वैज्ञानिक होते हैं वो चीज़ें बताते हैं। तो हम क्या करते हैं, जहाज़ों से इस पर ऊपर छिड़काव करते हैं सिल्वर आयोडाइड का। कंडेंसेशन के साथ क्या होता है कि ये वर्षा के बूंदों में कन्वर्ट होने लगता है। वर्षा के बूंदों में दोस्तों कन्वर्ट होने के बाद ये इतनी ज़्यादा भारी होने लगते हैं, भारी होते होते वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरने लगते हैं। सेम यही प्रोसेस होता है, आपको पता है। वर्षण होता है, फिर ये नदी तालाबों में जाता है, फिर वेपराइजेशन होता है, फिर संघनन होता है, फिर गिरता है। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस है जिसको हम एक जल चक्र बोलते हैं। बट वो ठीक है, इसमें जल चक्र की जो क्रिया होती है नहीं हो पाती है, तो हम इसमें सिल्वर आयोडाइड या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का छिड़काव करते हैं। तो इतने पॉइंट्स बस याद रखिएगा। सिंधु नदी घाटी समझौते की बात कही जा रही थी, तो बहुत सारी चीज़ें कही, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। याद रखिएगा, सिंधु नदी जल कब समझौता हुआ था, आपको ये पता होना चाहिए। तो 1960 में इसका समझौता हुआ था। भारत, पाकिस्तान और विश्व बैंक, ये तीनों दो देश और एक आपका ऑर्गेनाइजेशन था जिसमें वर्ल्ड बैंक था। तो आपको ये पता होना चाहिए सिंधु घाटी समझौता किन किन के बीच हुआ था। ठीक है, सिंधु घाटी कह रहा हूँ, सिंधु नदी का समझौता। ठीक है, उसके अलावा देखो 10 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया गया। और इसी दिन राष्ट्रीय पोलियो दिवस का भी आयोजन किया गया। तो 2019 का पहला पोलियो दिवस आपका 10 मार्च को आयोजित किया गया। तो बस इतना याद रखिए, पल्स पोलियो अभियान 2019 की शुरुआत की गई इसी के साथ। तो बस इतने पॉइंट्स आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि देखो, इनएक्टिव पोलियो टीके की बात कही जा रही है, जिसमें इंजेक्शन लगाया जाएगा कि अगर आपको पोलियो का सिम्टम्स अगर आपको आता है ना, तो अपने आप जो भी आपको इंजेक्शन लगाया जाएगा, जो टीकाकरण लगाया जाएगा, वो अपने आप एक्टिव हो जाएगा, मतलब आपकी बॉडी में ही रहेगा वो। ठीक है, पोलियो का टीका जो लगेगा आपको, आपकी बॉडी में इनएक्टिव रूप में एग्जिस्ट करता रहेगा। जैसे अगर आपको पोलियो वगैरह का कुछ भी सिम्टम्स निकलते हैं, तो ये जो आपका एंटीबायोटिक है अपने आप एक्टिव हो जाएगा। तो ऐसे ही अब गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि हम पूरा करें, पोलियो से मुक्त पूरे भारत को बनाना भी है, और जो भी थोड़े मोड़े रह गए हैं उसको जड़ से उखाड़ के फेंक देना है। उसके आगे बात करते हैं इंडियन अर्बन ऑब्जर्वेटरी एंड वीडियो वॉल की बात करते हैं। तो इसके तहत देखो, गवर्नमेंट अब क्या सोच रही है दोस्तों, कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो भी हम परियोजनाएं लाएं, एटलीस्ट उसमें क्या हो कि 4 लोगों की क्या हो, मतलब एक तरह से भागीदारी हो। जैसे सरकार ने कुछ चीज़ सोची कि हमें यहाँ से यहाँ तक रोड बनाना है, तो नागरिक की भी उसमें भागीदारी होनी चाहिए। नागरिक का भी सुझाव होना चाहिए कि ये चीज़ें होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। एजुकेटेड शिक्षा का क्या रोल होना चाहिए उसमें, उनके भी एक तरह से सहमति होनी चाहिए, उनसे भी थोड़े फीडबैक लेना चाहिए। फिर उद्योगों के मद्देनजर भी क्या होनी चाहिए, इसको भी ध्यान में रख के चीज़ें करने की बातें कही जा रही है। तो ये कहा जा रहा है, देखो आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा ये पहल स्टार्ट की गई है। तो आपको ये याद रखना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, इंडियन अर्बन ऑब्जर्वेटरी और एंड वीडियो वॉल। ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखनी है। दूसरा ये है कि देखो, अभी गवर्नमेंट ये सोच रही है कि हम जो भी डेवलपमेंट करें वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, मतलब ऐसा भी हो कि हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो लाभदायक हो, प्लस जो भी पीढ़ियाँ उनके लिए भी लाभदायक हो, और इको फ्रेंडली हो। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा जो चीज़ों पर ध्यान है वो इको फ्रेंडली का मतलब ये है कि हम पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुँचाएँ। ठीक है, कम से कम पर्यावरण को नुकसान पहुँचाएँ। उद्योग धंधे लगाओ, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि जो आपका पर्यावरण फ्रेंडली होना चाहिए। तो आज के टाइम हमें अपने पर्यावरण को बचाना एक बहुत ही बड़ा टास्क है, तो हमें वो बचाना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, अब जो कल मैंने क्वेश्चन पूछा था श्रेयस योजना क्या है, तो श्रेयस योजना की बात करें तो युवाओं को रोजगार देने की बात कही जाती है इसमें, और ये MHRD मिनिस्ट्री की भी एक पहल है। ठीक है, मानव संसाधन मंत्री, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की एक पहल है, जिसको हम स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ एंड अप्रेंटिस स्किल्स बोलते हैं, अगर इसका फुल फॉर्म की बात करें श्रेयस की तो। ठीक है, तो युवाओं को रोजगार प्राप्त करने और देश की प्रगति में योगदान में सहायता मिलेगी इससे। ये है इसका मुख्य उद्देश्य, मैंने सारे यहाँ पे लिख रखे हैं बहुत ही डिटेल्स में, अगर आप पढ़ना चाहते हैं उसको आराम से पढ़ सकते हैं। अब आज के क्वेश्चन की बात करें, देश में विलुप्त हो चुके चीतों को फिर से
नौरा देही अभ्यारण्य में बसाने की सुप्रीम कोर्ट को मंजूरी दे दी गई है। किस राज्य में स्थित अभ्यारण्य है? मैंने ये देखो आपसे डिस्कस किया था कल, तो आपको ये कमेंट करके बताना है कि किस राज्य से रिलेटेड है नौरा देही अभ्यारण्य, कहाँ पे है, आपको ये चीज़ बताना है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ लाइक से सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। हमेशा की तरह खुश रहिए, लोगों में प्यार बांटते रहिए। थैंक यू।